नमस्कार मित्रों। तो आज मैं अखिलेश राय आपके बीच में मैं बिहारी हूँ सीरीज का दूसरा एपिसोड लेके आया हूँ। और जो मेरा पहले का एपिसोड है आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं आज बिहार की जो परिस्थितियाँ कैसी दूभर होती गई साल दर साल इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ कि आए दिन न्यूज़पेपरों में समाचार पत्रों में ये चीज़ देखा जाता है और पढ़ने को भी मिलता है कि बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार के लोग बाहर जाते हैं, बिहार के लोग दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, पड़ोसी राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उसमें सुधार भी है, लेकिन उस तरीके से उस तीव्रता के साथ सुधार नहीं हो पा रहा है कि बिहार के लोग पलायन न करें, अपने स्टेट में रहें। तो ऐसा बात नहीं है कि बिहार में सुविधाएं नहीं है या बिहार में कुछ साधन नहीं है, सब कुछ है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले उद्योग जगत के बारे में कि बिहार में उद्योग जगत इतना प्रोग्रेसिव मोड में विकासशील या विकसित क्यों नहीं है, उसके पीछे के कारणों के बारे में बात करेंगे और उद्योगों के लिए विशेषकर मुख्यतः क्या क्या चीजें चाहिए उसके लिए बात करेंगे। तो कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए तो उसमें मुख्यतः होते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था में औद्योगिकीकरण एवं नियोजन हेतु कुछ आवश्यक बिंदुएं होती हैं, जैसा कि पहले स्थान पे आप देख लीजिए तो सुगमता पूर्वक कच्चे माल की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर उसके बाद अत्यधिक कुशल श्रमिक होने चाहिए, मैन पावर जिसको कहा जाता है। उचित आवागमन मार्ग, आप बोलचाल की भाषा में कह ले तो परिवहन का जो मार्ग है वो व्यवस्थित होना चाहिए। और पूंजी भी उचित मात्रा में चाहिए। पूंजी यदि उचित मात्रा में नहीं रहेगी तो आप कोई भी उद्योग धंधे नहीं बिठा सकते हैं। और जो वस्तुएं आप निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं फैक्ट्रियों में, उसको सुगमता से बेचने के लिए आसपास बाजार चाहिए। तो ये कुछ बिंदुएं हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके कोई भी उद्योग जगत किसी भी स्टेट में अच्छे तरीके से काम कर सकता है। हालांकि बिहार में जो उद्योग है वो कृषि प्रधान ही उद्योग ज़्यादातर है और कृषि पे ही आधारित उद्योग पहले भी थे और अभी भी थोड़े थोड़े चालू हो रहे हैं, जैसे चावल मिल, चीनी मिल उद्योग, जूट एवं उस पर आधारित उद्योग, दाल मिल उद्योग। तो ये सब चीज़ें जो है वो बिहार में थी, लेकिन अब जो है वो करीब करीब बंद भी पड़ चुकी हैं। बहुत सारे उद्योग धंधे जो हैं बिहार में बंद पड़ गए हैं। उसके पीछे का कारण जानने से पहले हम लोग ये इस चीज़ पे बात करेंगे कि थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी ले लें। तो बिहार में जो सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो 1632 ईस्वी में डच पुर्तगाली लोगों ने लगाया हुआ था, ताकि वहाँ पे जो उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में जाके ये हो गई, तो भारत में उद्योग फैलाया गया। उद्योग के नाम पे ही उन्होंने भारत में कदम रखा था। और जो बिहार है वो पहले बंगाल में हुआ करता था। तो 22 मार्च 1912 में बंगाल से इसको पृथक राज्य बना दिया गया और ये एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत का एक स्वतंत्र राज्य हो गया। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं चलती रहीं, कालांतर में बहुत सारे नेता आते रहे, वो तो हम आगे चल के कड़ी में बात करेंगे। जो बिहार में जो मेन जो फूड प्रोसेसिंग जो उद्योग है वो यूनिट है, वो 2016-17 के सर्वे के मुताबिक 407 इकाइयां थी। अब विशेषकर ये 278 इकाई ही सुचारू रूप से चालू रह चुकी हैं और इन सभी इकाइयों में से 48,404 लोगों को रोजगार मिला है। अब इनके भी बहुत सारे कारण हैं कि कुछ यूनिट इसलिए भी बंद हो गई है कि इसको सरकार से मिलने वाली सब्सिडी ही सिर्फ खानी थी। उस उद्देश्य से ही ये सब बना हुआ था, फूड प्रोसेसिंग छोटे छोटे यूनिट। और कुछ मालिकों की कमजोर इच्छा शक्ति है, जो इनको सब्सिडी मिल गया अब वो चाहते नहीं है कि हम आगे काम करें, बस अपना बाजार समेट ले, अपने परिवार के साथ सुखी रहें, बाकी राज्य की प्रगति हो रही है कि नहीं इस विषय पे उनका कुछ भी सोचना नहीं है। और कुछ
यूनिटें इसलिए बंद हो गई हैं क्योंकि आसपास आपराधिक माहौल रहा है, लोगों ने काम भी नहीं करने दिया है, और कुछ जो उद्योग घराने हैं उनके आपसी परिवार के विवाद के चलते ये सब यूनिटें हैं जो बलि चढ़ गई और बंद हो गई हैं। हाल ही में मुजफ्फरपुर में भी और बक्सर में भी एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का एक पार्क डेवलप किया जा रहा है। अभी के जानकारी के हिसाब से 143 एकड़ में मुजफ्फरपुर में 180 करोड़ की लागत से फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि बिहार आज ही पिछड़ गया है। बिहार में कभी उद्योग का बहुत ही बड़ा संजाल हुआ करता था। चीनी मिलें थी, पेपर मिलें थी, छोटी छोटी इकाइयां में उद्योग धंधे काम कर रहे थे। लेकिन फिर वो 1990 का दशक आ जाता है और उससे पहले के जो कार्यकाल थे जो नेताओं के, मैं किसी राजनेता के ऊपर ये ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि ब्लेम करके कुछ फायदा ही नहीं है। उनकी कमजोर इच्छा शक्ति का ही ये फल है कि आज हम लोग बाहर पलायन करके नौकरी करने के लिए मजबूर है। इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है। और आजकल के डेट में ये देखा जाता है कि यदि आप कुछ बोलते हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे तो आपको अनावश्यक रूप से, कानूनी रूप से एक लीगली पचड़े में फंसा दिया जाता है ताकि आपकी आवाज जो है वो दबा दी जाए, आप उसके बारे में बोल ही ना पाए। तो बिहार में जो जूट की मिलें थी, पेपर मिलें थी, ये सब दम तोड़ने लगी और 21वीं सदी के पहले दशक आते आते बिहार का पूरा उद्योग ही साफ हो चुका है। यदि मुजफ्फरपुर की बात करें तो कांटी थर्मल पावर और बरौनी की रिफाइनरी, उर्वरक और थर्मल प्रोजेक्ट को छोड़ दें तो बिहार का उद्योग जगत करीब करीब पूरी तरीके से समाप्त ही हो गया। उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता दें कि अशोक पेपर मिल दरभंगा में 1960 में स्थापित और अब बिहार सरकार के अधीन है और पूरे तरीके से बंद है। मधुबनी में सकरी और पडौल में चीनी मिल बिहार सरकार के अधीन है और पूरे तरीके से बंद है। दरभंगा इंजीनियरिंग वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि मैलिएबल स्टील निर्माण इकाई, इसमें नट बोल्ट बनता था, एंगल जैसे उपकरण बनते थे, बंद हो गया है। थैंकर्स स्पीक एंड कंपनी 1933 जो कंपनी लिमिटेड कंपनी थी 1933 में इसका स्थापना हुआ था। यह कॉपी किताब बनाने वाली यूनिट थी, आज के डेट में बंद है। वालफोर्ड ऑटोमोबाइल में भी बिहार पीछे नहीं था। ऑटोमोबाइल का डीलरशिप भी था और ये ऑटोमोबाइल कंपनी भी थी जिसका शोरूम, जिसका प्रोडक्शन तो होता था बिहार में, लेकिन उसका शोरूम कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में भी था, वो भी बंद है। बिहार में 17 चीनी की मिलों में से 8 ही बची हुई है और इसका कौन जिम्मेवार है ये आप लोगों से बेहतर, जो हमारे दर्शक हैं वो उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है और जो भी बिहार के निवासी हैं उनसे अच्छा कोई भी जवाब नहीं दे सकता है। नेताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं? कुछ लोग तो कहते हैं कि 2014 के लोकसभा के चुनाव के दौरान मोदी जी मोतिहारी आए थे और मैं मोदी जी या किसी भी नेता पर ब्लेम नहीं करता हूं। उन्होंने भी बिहार आके बोला था कि अगली बार जब आऊंगा तो यहाँ की जो चीनी मिल जो बंद पड़ी हुई है उसको चालू कराऊंगा और उससे जो चीनी बनेगी उसका चाय पीऊंगा। आज मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा है कि उसके ऊपर कोई विशेष कार्य चालू है और वो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। जो लोग कहते हैं कि किसान की आय को दुगनी करनी है, चौगुनी करनी है और 8 गुनी करती है, ये तो पूरा झांसा ही लगता है। चाहे कांग्रेस की सरकार है, चाहे बीजेपी की, चाहे आरजेडी की, चाहे जेडीयू की, चाहे जो भी नई पार्टियां आ रही हैं, उनका सभी लोगों का ये सिर्फ झांसा ही लगता है। और उसका जीता जागता उदाहरण है गोपालगंज सासा मूसा शुगर वर्कर्स लिमिटेड, जो 1932 में स्थापना उसका हुआ था और 2021 में इस पे ताला लग गया। बताइए 2021 जैसे आधुनिक युग में भी यदि हम अपनी कंपनियों को ताला लगा देते हैं तो बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चीनी मिल मोतिहारी और चकियां, इसमें 25,000 गन्ना किसान निबंधित थे। इसमें 17.41 करोड़ रुपए का बकाया था
2013 में पटना हाई कोर्ट ने 30 करोड़ रुपए मजदूरों के सिर्फ वेतन बाकी थे जिसको देने के लिए कहा था। रीगा चीनी मिल 40,000 किसान जुड़े हुए थे और 1000 कर्मी काम करते थे। अच्छा, ये आंकड़े देख के आश्चर्य नहीं होता है? बहुत आश्चर्य होता है। 4,000, 40,000, 25,000 ऐसे किसान के परिवार हैं तो इंटू 4, एक किसान के परिवार में 4 लोग भी यदि आप गुना कर ले तो सोचे कितनी बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिल रहा था उन उद्योग धंधों से। लेकिन कहा जाता है ना कि जब सिर्फ जातीयता के नाम पे और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ा दिया जाए और वो जब भांग और चरस पिला दिया जाए जातीयता का और धर्म का, तो फिर लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है और राजनीतिक पार्टियां इसका पूरे तरीके से दोहन करती है। और आज के डेट में उसका जीता जागता उदाहरण है बिहार राज्य, जहाँ के लोग आज भी पलायन करने को मजबूर हैं और राजनीतिक उपेक्षा का सबसे बड़ा जो जीता जागता शिकार राज्य है वो है बिहार। आज के डेट में ऐसी हालत हो गई है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी राजनीतिक पार्टियां और नेताओं का ये मिली भगत है, सारी सरकारों का ये मिली भगत है कि बिहार में उद्योग धंधे पनपने ही नहीं दिया जाए, ताकि पूरे भारत में सबसे सस्ता मजदूर बिहार से ही तो मिलते हैं। आखिर जब सस्ता मजदूर मिलेगा ही नहीं तो बाकी राज्यों के उद्योग धंधे चलेंगे कैसे? तो इस पे आपका क्या राय है? मैं आपसे तो जरूर पूछूंगा और आपसे एक विनती जरूर करूंगा कि जब भी आप वोट दें तो आप जातियों में बंटकर, धर्म में बंटकर वोट नहीं दें। एक ऐसी सक्षम और सुचारू रूप से चलने वाली सरकार को चुने जो आपके बारे में सोचे, आपके स्टेट बारे में सोचे, आपके आने वाले जो भविष्य है उसके बारे में सोचे, अपने बच्चे के बारे में सोचे, आपके बच्चों के बारे में सोचे। ऐसा ना हो जाए कि पूरा बिहार पलायन ही करते रह जाए, क्योंकि घर से दूर रह के कमाना पैसा और घर पे रह के पैसा कमाने में जो सुख है और जो अंतर है वो आपसे और हमसे बेहतर कोई नहीं जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।